हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और ये एक अच्छा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। ठीक है, और हर एक चीज़ों में को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जो कि आपको समझ आएगा और ऐसा लगेगा कि आप पहली बार भी पढ़ रहे हो ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है। इसको हिंदी में आप भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी आप समझ सकते हो। ठीक है, आयताकार सजावट होती है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब इसे इंग्लिश में अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो देखो रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। एक्चुअली मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2 3 5 एक्स साइन थीटा। इस तरह से मैंने जो नंबर्स लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे कि एक लाइन में जो दिख रहा है इस तरह से, इसको रो बोलते हैं। तो रो 1 है, ये रो 2 है। ठीक है, और ये थर्ड रो है, और इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक, इसको बोलते हैं कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, इस तरह से कॉलम बोलते हैं। और हर एक पार्टिकुलर नंबर्स को क्या बोला जाता है? एलिमेंट बोला जाता है, एलिमेंट या फिर एंट्रीज। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। और हर एक का पार्टिकुलर नाम होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे 5 7 6 4 3 2 इस तरह से नंबर से है ना। तो ये क्या है? इसको हम बोलेंगे कि फर्स्ट रो का है ना। ये फर्स्ट रो में है कि नहीं? बिल्कुल, ये फर्स्ट रो में है। ठीक, और फर्स्ट कॉलम में भी है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट रो में भी है, फर्स्ट कॉलम में भी है। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोलेंगे कि फर्स्ट रो में है। ठीक है, तो B1 हमने लिखा है, और सेकेंड कॉलम में है तो 2 लिखा है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है तो 1 3 लिखा है। ठीक है, इन द सेम वे इसको भी मैंने लिखा है। ठीक है, ये कौन से रो में है? सेकेंड रो। ये तो फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो हुआ। तो पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। ये सेकेंड रो में है, 4 को लिख रहे हैं, सेकेंड रो में है। और कौन से कॉलम में? मतलब सेकेंड रो में है ना। और कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट लिखा। इसको क्या लिख सकते हैं? सेकेंड रो में है ना, सेकेंड कॉलम में तो 2 2। इसको क्या लिख सकते हैं? ये थर्ड रो में है ना, थर्ड कॉलम में है। सॉरी, सेकेंड यहाँ पे रो में है और थर्ड कॉलम में है तो 2 और 3 लिखा है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। इसको तो ओवरऑल रो बोलते हैं, रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। आपको समझ में इतना आया होगा, जरूर आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि अ, मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह की कोटि। देखो ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर मतलब होता है कि कितने रोज एंड कितने कॉलम हैं। जैसे कि देखो एक रो है और 2 रो है। ठीक है, 2 रोज हैं यहाँ पे, 3 कॉलम है ना। तो 2 रोज हैं, 3 कॉलम हैं। तो इसको लिखेंगे 2 × 3 है ना। तो ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो ये क्या है? मैट्रिक्स को ए से हमने लिखा है, ए इज इक्वल टू ये वाला है। ठीक है, इतना नंबर्स लिखा है। तो इसमें ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम, ये रो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? ए का 2 × 3, मतलब 2 गो रो है, 3 गो कॉलम है। ठीक है, पहला का रो रिप्रेजेंट करता है, दूसरा का कॉलम रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि ये जो नॉर्मल हमारे पास होता है, मतलब कि जनरल फॉर्मूला होता है, m × n का होता है, जो कि हमारे पास क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने रोज होने वाले हैं और कितने कॉलम होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि पार्टिकुलर का मैंने नाम बताया था ना आपको, उसी तरह से वहाँ पे तो मैंने बी लिखा था। ठीक है, बी लिखो, ए लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो A11 मतलब कि फर्स्ट कॉलम, मतलब ये कोई नंबर्स होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकुलर नंबर होगा, कैसे निकालेंगे वो भी अभी आप सीख लेंगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा धैर्य यहाँ पे रखिए। थोड़ा सा अगर ना भी समझ में आए तो अगले पेज में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखो। यहाँ पे A11 है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ना, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है कोई नंबर है। ठीक है, अब नंबर क्या है वो हम आप आगे देखेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी आप समझ जाएंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो में है, फर्स्ट सेकेंड कॉलम में है ना, सेकेंड कॉलम। ये फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में। इन द सेम वे यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, जिसमें कि ये क्या है? फर्स्ट रो में है और जेमा कॉलम में है। नेम उसका रख देते हैं कि कौन कैमा कॉलम है, जैसे बोलते हैं ना पचमा छट्टा, इस तरह से जेमा कॉलम, ABCD वाले लेटर्स का यूज हम करते हैं। ठीक है, जेमा कॉलम है। ठीक है, इन द सेम वे ये फर्स्ट रो में है और एनमा कॉलम में कोई होगा, मतलब कि 50वां 60वां इस तरह से कोई कॉलम होगा। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं। इन द सेम वे ऐसे ही रिप्रेजेंट करते चले जाते हैं। मान लो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है?
ई प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है कि थर्ड रो है ना, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो है सेकेंड कॉलम है, थर्ड रो है थर्ड कॉलम है। इन द सेम वे थर्ड रे मतलब ये रो है और जे मा कॉलम है, इसी तरह से थर्ड रो है और इन मा कॉलम है। इन द सेम वे आप यहाँ तक पहुँचोगे तो आपको ये मतलब कि दोनों नंबर्स को पहले स्टार्ट किया था आपने कि फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, मतलब कि नंबरिंग से स्टार्ट किया था। फाइनली आप आते आते पहुंच जाओगे, आपको ऐसा लगेगा फिर मतलब कि जो पहला यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर्स है आईमा मतलब कि रो है, कैमा रो है, मतलब कि आई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो को यहाँ पे, ठीक है, और वन फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे आई रो है सेकेंड कॉलम है। इन द सेम में यहाँ पे आई रो है और जेमा कॉलम है, ठीक है। इन द सेम में यहाँ पे आई रो है और एनमा कॉलम है। इन द सेम वे आप ऐसे ही लिखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, पता चलेगा, आप लिख पाओगे कि ये एम्मा क्या है, मतलब कि एमथ नंबर में मतलब कि एम कॉलम है और एम मतलब कि रो है, एन कॉलम है, ठीक है। जैसे कि इसको हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई नंबर है, ठीक है, जो कि कहाँ पे इसका पोजीशन, ये सब पोजीशन को बताता है एक्चुअली, है ना, कि आइमा, आइमा क्या है, ये आई, यहाँ पे आई लिखा है मैंने, जो कि क्या बता रहा है कि किस रो में है, ठीक है, और ये बताएगा कि किस कॉलम में है। एम इंटू एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें ये मतलब कितने रोज एंड कितने कॉलम हैं, ये तो पार्टिकुलर नंबर को बताएगा, ठीक है, कितने रोज एंड कॉलम है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें भी आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले में थोड़े से इंतजार करो। यहाँ पे देखो जनरल इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको लिखने का तरीका ये है। ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली हमारे पास एक एलिमेंट है, जो नंबर है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर बहुत सारे आएंगे, है ना, इसके अंदर 6 रहेंगे, 4 को रहेंगे, इस तरह से, ठीक है, 9 को रहेंगे, हम देखेंगे भी आगे। और एम इंटू एन मतलब ये ऑर्डर से रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने रोज और कितने कॉलम होने वाले हैं उसको बता रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई 1 2 3 नंबर्स और एम तक जाएगा, ठीक है। और इन द सेम वे जे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कॉलम को, जो कि कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए समझते हैं उन जो आई जे है उनका मतलब, ठीक है, आप यहाँ पे समझ जाओगे। जैसे कि देखो एक मैट्रिक्स है जो कि इस फॉर्म में दे रखा है, ए आई जे इंटू यहाँ पे 2 इंटू 3 लिख रखा है, मतलब ये ऑर्डर दे रखा है ना, मतलब 2 गो रो होगा और 3 गो कॉलम होगा, और आई जे की जगह 1 2 3 आप कुछ भी पुट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रोज एंड कॉलम की कितने रोज एंड कॉलम होने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि ए इज इक्वल टू आप एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है, तो ए की जगह आप क्या लिखोगे, ये क्या है, 2 मतलब कि रो है, 3 गो कॉलम होने वाला है, मतलब एक रो हो गया, 2 रो हो गया, ठीक है, 3 गो कॉलम हुआ ना, इस तरह से लिखे हैं हम इसको, कैसे लिखे हैं देखो समझो। यहाँ क्या लिखोगे, ए 1 1 लिख दोगे, आई की जगह भी 1, जे की भी जगह भी 1, ठीक है। सेकंड पोजीशन है, मतलब कि फर्स्ट रो में ही जा रहे हैं, कितने रो, कितने हैं, 2 रो हैं, तो पहला रो हम लिख रहे हैं, ठीक है, 3 कॉलम है ना, इसलिए कि पहला रो लिख रहे हैं 1 1। ये 1 2 मतलब कि पहला रो है, सेकंड कॉलम हुआ, ये पहला रो 1 3, थर्ड रो मतलब पहला रो और थर्ड कॉलम हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 कॉलम है और 2 रो है, तो पहले तो एक रो और 3 कॉलम तो लिख चुके हैं, यानी कि 1 3 लिख चुके हैं, एक रो एंड 3 कॉलम लिख चुके हैं। इन द सेम वे सेकेंड रो हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो सेकेंड रो को क्या लिखेंगे, ए 2 1 मतलब कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो। इन द सेम वे ये क्या है, सेकेंड रो है, तो ए 2 2 मतलब सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, ये 2 3 मतलब सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, ठीक है, जो कि इस तरह से इसको एक्सपेंड हमने कर दिया है, ठीक है। अब इसके वैल्यूज़ को हम यहाँ पे जो लिखे हैं किस तरह से लिखे हैं आइए समझते हैं। देखो तो इसमें जो नंबर्स दे रखा है ना, 1 1 1 2, ये किसके जगह लिखा गया है, आई जे की जगह है ना, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, मतलब कि रोज एंड कॉलम्स को। जैसे कि देखो यहाँ पे आई जे क्या है, आई जे को हमने जोड़ के स्क्वायर कर दिया उसका, ठीक है, और जो उसका जोड़ के स्क्वायर होता है वही उसका वैल्यू होता है। जैसे कि मान लो इसका करेंगे ए 2 2, इसका वैल्यू कितना होने वाला है, तो जो आई जे है तो उसको जोड़ देंगे, कितना करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 4 16, यानी कि ए की जगह 16 आने वाला है, मतलब यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो आया है। अब इसको इसी को मैंने यहाँ पे किया है इस तरह से, ठीक है, ए 1 1 है तो मतलब 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4। इन द सेम वे 1 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पे किया हमने 1 2 को जोड़ा है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, 1 2 को जोड़ा है, तो 1 2 को जोड़ेंगे कितना हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इन द सेम में वहाँ पे 1 3 को जोड़ा है, तो 1 3 उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 3 4 4 का स्क्वायर 16। इन द सेम वे इधर भी किया है,
और उसी सबको लिख दिया। जैसे कि 1 1 की जगह कितना आया था, 1 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे सिंपली कर सकते हो, इसको यहाँ पे दिखाया है मैंने सिर्फ आपके लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसको जोड़ के स्क्वायर कर दो, 1 1 का 2 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा, 1 2 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 3 4, 4 का स्क्वायर 16, इन द सेम में 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 2 4 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से मैट्रिक्स लिखा गया। ये क्या है, मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रो है ना। और कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, तो ये ऑर्डर लिखा गया, ठीक है। जो कि यहाँ पे सेम टू सेम चीज़ है ना। अब समझते हैं कि कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं, ठीक है। तो पहला है कॉलम मैट्रिक। कॉलम मैट्रिक कहने का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ कॉलम होगा, ठीक है, मतलब एक कॉलम होगा। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसके पास एक ही कॉलम होगा, ठीक है, सिंगल कॉलम, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मतलब कि मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ कॉलम है एक, ठीक है, सिंगल कॉलम है। रोज तो कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, ए आई जे, और एम इंटू एन, एम इंटू वन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे रोज कितने भी हो सकते हैं, पहला का रोज रिप्रेजेंट करता है, दूसरा का कॉलम, तो कॉलम एक ही को है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ए इज इक्वल टू हमने लिखा है 2 3 5, ठीक है, 2 3 5 इस तरह से नंबर लिख दिया है, ठीक है। इसका ये एक ही कॉलम में है ना। रोज कितने हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो है, इसे रिप्रेजेंट करता है, वो रो रहता है, ठीक है, रो। तो 3 रो है, लेकिन कॉलम कितना है, एक ही कॉलम तो है, तो 3 गो रो है, एक वो कॉलम है, सिंगल कॉलम हो गया, ठीक है। एम वैरी यहाँ पे कर सकता है। इन सेम यहाँ पे 2 3 है, ठीक है, सिंगल। तो कितने रोज हैं यहाँ पे, 2 रो है ना। कितने कॉलम है, एक, तो सिंगल कॉलम होगा, जो कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, है ना। यहाँ पे सेकेंड हमारा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जो देखने में हमें सिर्फ रो की तरह लगेगा। कॉलम में तो वही था, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि देखने में सिर्फ एक कॉलम की तरह लगेगा, मतलब कॉलम की तरह लगेगा तो एक सिंगल कॉलम होगा, ठीक है। यहाँ पे इन द सेम वे रो मैट्रिक्स मतलब एक सिंगल रो की तरह दिखेगा। जैसे कि ए इज इक्वल टू आई वन आई जे, ठीक है, तो आई जे की जगह हम मतलब इस तरह के वैल्यू पुट करेंगे, 1 इंटू एन। यहाँ पे 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, मतलब एक रो होने वाला है, और एन तो कितना भी हो सकते हैं, कितने कॉलम भी हो सकते हैं। जैसे कि 2 4 छो है ना। तो जो 2 4 छो है, तो ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है कि नहीं, बिल्कुल फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है। और कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है, ठीक है, तो 1 3 हो गया, ठीक है। एन की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, चारों को लिख सकते हैं, दो को भी लिख सकते हैं। तो ये पहला रो हुआ, एक ही रो है और 2 कॉलम है ना। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होने वाला है, मतलब एम और एन इक्वल होने वाला है, मतलब जितने कॉलम होंगे और उतने ही रो होने वाले हैं। जैसे कि देखो, इस मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट किया है जहाँ पे एम इंटू एन है, जहाँ पे एम और एन बराबर है, मतलब कि जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे। जैसे कि ए इज इक्वल टू 2 3 4 1 9 7 6 3 2 लिखा है हमने, मतलब कि कितने रोज हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 रो हो गया। कितने कॉलम, 1 2 3, 3 कॉलम हो गया, ठीक है। इन द सेम एग्जांपल, मतलब कि दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल ई एम है और एन है, दोनों सेम है ना। यहाँ पे बी हमने लिखा है 2 4 1 5 इस तरह से, तो 2 गो रो हुआ और 2 गो कॉलम हुआ, तो 2 2, ठीक है। अब हम फोर्थ देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमने अभी पीछे देखा, जिसका कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है, जिसमें कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेम नंबर ऑफ रोज होने वाले हैं। देखो तो 3 रो हैं, ठीक है, 3 कॉलम है, ठीक। तो अंतर क्या है इसमें, ये है डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि इसके जो डायगोनल में होंगे, तो डायगोनल वाले में मतलब कुछ नंबर्स होगा, नॉन जीरो नंबर्स होगा, जैसे कि 1 है 2 है 3 है, इस तरह से नॉन जीरो नंबर्स होगा, और बाकी सारे नंबर्स क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। और उन सबको क्या बोला जाता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। मैंने बताया था ना कि पार्टिकुलर सभी को क्या बोला जाता है, जैसे कि इसको तो रो बोलते हैं, ठीक है। और रो और कॉलम में जो नंबर्स प्रेजेंट है उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एलिमेंट या फिर एंट्रीज, जो हमने शुरू में बोला था, ठीक। तो जो नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। और ये वाले नॉन जीरो नंबर्स होंगे डायगोनल एलिमेंट्स, इसी को हम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि देखो 2 है 3 है 4 है डायगोनल में, ठीक, और बाकी सब जीरो है ना, नॉन डायगोनल, ये सब हो गए नॉन डायगोनल वाले, जो कि क्या है, ज़ीरो है। तो देखो, तो 3 रोज है ना, और 3 कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ना,
है। यहाँ पे देखो तो ये भी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, सेम नंबर ऑफ रोज हैं, इस तरह से क्या हो गया, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट यहाँ पे चूंकि डायगोनल में नंबर्स है नॉन जीरो, और नॉन डायगोनल इसको बोलते हैं नॉन डायगोनल, ऐसा मत समझ लेना कि इसको डायगोनल वाले बोलेंगे, सिंपल यहाँ पे मैट्रिक्स वाले में हम इसी को डायगोनल कंसीडर करते हैं सिर्फ, ठीक। तो यहाँ पे ये डायगोनल है, ठीक है, इसको नहीं हम बोलेंगे, इधर से डायगोनल नहीं बोलेंगे, ठीक। इसको हम बोलते हैं, सिर्फ ध्यान रखना इस बात को, ठीक, वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 7 जो है डायगोनली है, ये डायगोनल नहीं इसको यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, हालांकि ऐसे दिख रहा है बट है नहीं, ठीक। 5 7 यहाँ पे डायगोनल है, तो डायगोनल वाले में नॉन जीरो और बाकी सारे क्या होंगे, नॉन डायगोनल वाले ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब अगला हम देखते हैं जैसे कि एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी ई है, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब सारे डायगोनल मैट्रिक्स किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स भी किसका है, उसी का है, बट ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल चीज़ है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स जिसका मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा। जैसे कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, जिसमें इसमें क्या था, इसमें इक्वल नहीं था, 2 3 4 इस तरह से था, ठीक है। इसमें क्या था, 5 7 था, इक्वल नहीं था डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, डायगोनल वाले में इक्वल नहीं था। बट अगर डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसका हर एक डायगोनल वाला पार्ट इक्वल हो जाए डायगोनल एलिमेंट, तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है समझो। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे ना ये वाले, वो हो जाते हैं इक्वल। जैसे कि आप एग्जांपल ये वाला देखो, ये डायगोनली सारे इक्वल हैं, 2 2 2, ठीक है, तो इस तरह से क्या बन गया, स्केलर बन गया। यहाँ पे देखो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, डायगोनल वाले जो हैं, डायगोनल में जो हैं, डायगोनली जो थे वो इक्वल बने हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम डायगोनल कंसीडर नहीं करेंगे, कंफ्यूज मत होना, इधर से एग्जाम में दे देगा, ठीक है। तो ये वाला कौन होगा, ठीक है, एक ये कौन होगा बताओ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था, जितने नंबर ऑफ एम होते हैं उतने नंबर ऑफ एन होते हैं। तो यहाँ पे एम कितने हैं, 3 है ना, और 3 कॉलम भी हैं, तो बराबर हैं। और यहाँ पे चूंकि ये डायगोनली नहीं है इसलिए ये नॉन डायगोनल ना होके, मतलब डायगोनल तो है ही नहीं, ठीक है, ना ही स्केलर है, ऐसा मत समझ लेना कि डायगोनली तो सब सेम है इसीलिए ये स्केलर हो गया। तो ऐसे वाले को कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझ आया। अब हम देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, देखो जीरो मैट्रिक्स को हम ए से रिप्रेजेंट या बी से रिप्रेजेंट न करके जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो एलिमेंट या फिर एंट्री जिसको बोलते हैं, सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। और इनके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द आंसर, ठीक है। जैसे कि मान लो घटाने बोल दें, कोई आपको जैसे कि आपको ये दे रखा है कोई मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स, जिसमें कि कितने नंबर भी 1 2 3, जैसे ए बी सी डी ई एफ इस तरह से हो सकते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें भी हो सकते हैं, बी वाले में भी ए बी सी डी ई एफ इस तरह से होंगे। अब घटाओगे तो फाइनली जो आंसर आएगा, मान लो कि इस तरह से आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से आप लिखोगे, है ना, घटाने के बाद ए में से गया जीरो, इस तरह से आप लिखोगे। तो ये 4 वाला भी हो सकता है, मतलब कि 2 × 2 वाला हो सकता है, या फिर 2 × 3 वाला भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द मतलब कि जो आंसर है, नीड है, उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, जीरो वाला। तो यहाँ पे जैसे कि देखो, ये 2 रो है और 3 कॉलम है, एडजस्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से होता है। इसमें एक होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें जो डायगोनल वाले हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन ये देखो तो स्केलर की तरह लग सकता है तुम्हें एक क्षण के लिए, जैसे कि स्केलर का ही समझो तो ये है, बट चूंकि 1 1 है, जैसे कि 2 2 रहता है, 2 2 रहता था तो क्या बोल रहे थे हम, यहाँ पे स्केलर हो गया, क्योंकि डायगोनली ये सब सेम है। लेकिन यहाँ पे भी डायगोनली सेम है, बट यहाँ पे 1 है, ठीक है, और बाकी सब क्या है, जीरो है। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायगोनल में 1 होता है, ठीक है, डायगोनली 1 होता है, और रेस्ट क्या होते हैं, जीरो, सारे रेस्ट जीरो होते हैं बाकी सब। जैसे कि यहाँ पे देखो सारे नॉन डायगोनल वाले जीरो हैं, डायगोनल में 1 है। तो ये 2 2 का है, मतलब 2 रो 2 कॉलम का, ये 3 रो का 3 कॉलम का है, ठीक है, आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो ये समझ सकते हो आप, ठीक है, जिसका इस्तेमाल आगे हम करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए हम लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या मतलब है, अगर ए इज इक्वल टू बी होगा, मतलब ए और बी कब बराबर होगा, अगर ए और बी बराबर है, दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो किस कंडीशन में बराबर होगा, वो तभी बराबर होगा अगर
ए और बी हैव सेम ऑर्डर, मतलब ई मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स है, उनके पास सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या कहने का मतलब है कि उनके पास जो रोज़ हैं वो सेम होने चाहिए, कॉलम हैं वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब जैसे कि पहले मैट्रिक्स का पहला रो का और पहले कॉलम का मतलब जो, जैसे कि हम समझो, ठीक है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स, ये सेकेंड मैट्रिक्स है, तो एक नंबर यहाँ लिखोगे बी सी डी, ए बी सी, चाहे तो बी मान लो पी क्यू आर एस, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करने का क्या मतलब है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब मान लो कि इसका डी है, ठीक है, ये फोर्थ वाला है ना, ये किस कॉलम में है बताओ, ये सेकेंड कॉलम में है और सेकेंड रो में है ना, तो डी टू टू यहाँ पे है एक्चुअली ये। तो ये करस्पॉन्डिंग करने का मतलब होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग इसमें ये हो सकता है, या ये से हो सकता है, या ये हो सकता है, नहीं हो सकता कोई भी नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला है, तो ये और ये बराबर होना चाहिए, समझ आया, तभी हम बोलते हैं मतलब कि इक्वालिटी मैट्रिक्स में है, मतलब बोलेंगे इक्वालिटी उस मैट्रिक्स में है। जैसे कि पहले ही बता दिया गया कि अगर ए और बी दोनों बराबर हैं मतलब कि इक्वालिटी है, तो ऐसा होगा, मतलब ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ठीक है। और पहला कंडीशन तो यही था कि दोनों में सेम ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कि रोज एंड कॉलम सेम होने चाहिए। इसमें भी दो रो है दो कॉलम है, दो रो दो कॉलम है, ठीक है, तो ये तो फॉलो पहला कर रहा है। दूसरा कि बराबर है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, ये इसके करस्पॉन्डिंग ये हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग ये हुआ, ठीक है, तो ये बराबर होंगे। तो आप इसका वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हो। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब ये बराबर है इसके, तो मतलब एक्स इक्वल टू 3 है, कि एक्स इक्वल टू 2 है, ऑब्वियसली एक्स इज इक्वल टू 2 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो बाई इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2, बाई इज इक्वल टू 3, एंड जेड इक्वल टू 7 की 5 5, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, डब्ल्यू की करस्पॉन्डिंग ये है, तो आप समझ सकते हो यहाँ। जैसा कि अब एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखो इक्वालिटी वाला ही है, जैसे कि एक एलिमेंट ये है ना, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, द सेम वे इसका एलिमेंट ये चार एलिमेंट यहाँ पे हैं, इसमें भी चार एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, इतना ऐसा मत समझो कि ये अलग है ये अलग है, एक एलिमेंट दो एलिमेंट तीन एलिमेंट चार एलिमेंट, इसमें भी चार एलिमेंट इसमें भी चार एलिमेंट, ठीक है। और कॉलम और रो, मतलब कि जो कॉलम और रो है सेम है, जैसे कि एक कॉलम दो कॉलम, एक रो दो रो, इसी में सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एक्स का वैल्यू, तो निकाल सकते हैं, कंपेयर कर दो, इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, ये है, तो 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन था, बाई के करस्पॉन्डिंग ये है ना, 3 इसके करस्पॉन्डिंग है जो कि इक्वल आप देख ही रहे हो, और बाई इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू -2, इसका तो वैल्यू तुरंत तुरंत ही आ गया, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, तो 2x माइनस बाई और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, बाई का वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ से, ठीक है, तो आंसर इसका 2 है, आप देख ही सकते हो, आप करके भी देखना खुद भी। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स, अब इन पे क्या क्या क्रियाएं करते हैं, संक्रियाएं, मतलब कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इसकी बातें हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो एडिशन तो नॉर्मल हम कर पाते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर पाते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में दो चीज़ें आती हैं, या तो जैसे कि ए मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ हो, या भी ऐसे भी तो हो सकता है कि मैट्रिक्स का कोई स्केलर के साथ गुना हो रहा हो, जैसे कि कोई नंबर है 3, तो 3 इंटू मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स में क्या होगा ए बी सी डी इस तरह से होंगे, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट होंगे, तो उनका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या फिर दोनों होंगे मैट्रिक्स, ये भी ए बी सी डी, इसमें भी पी क्यू आर एस, उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, दो केसेस बनते हैं, ठीक है, स्केलर का और मतलब मैट्रिक्स के बीच में गुना, और मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के बीच में गुना, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, ठीक, तो ए इज इक्वल टू दे रखा है 2 3 4 5, इस तरह से चार को क्या है इसमें एलिमेंट है, मतलब दो रोज हैं दो कॉलम हैं, ठीक। अब बी में दे रखा है हमारे पास वही सेम है। अब देखो जोड़ घटाव भी होता है ना, तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, वरना नहीं होगा। तो इसमें सेम ऑर्डर है, ठीक है, दो और दो दो दो, तीन तीन रहता, तीन तीन होता, ठीक है। अब जोड़ना है तो सिंपल जुड़ जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग नंबर को जोड़ देंगे, जैसे कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग कौन था, ये कि ये होगा ना, है ना,
ये और ये एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग है तो जोड़ देंगे। तो ही हमने लिखा है, इसको विस्तार से हमने लिखा है, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, लेकिन दिखाने के लिए दिखा है आपको। जैसे कि 2 और 5 को जोड़ा है तो 2 और 5 को जोड़ा है, ठीक है। 3 के कोरिस्पॉन्डिंग 2 है तो 3 और 2 को जोड़ा है, ठीक है। 4 और 3 को जोड़ा है ना। 5 और 6 को जोड़ा है, ठीक है। और जोड़ के क्या आएगा, 5 2 7, 3 2 5, 4 3 7, 6 5 11 भाई। तो आता है ना, सिंपल हो गया जोड़, इसका हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो सब्ट्रैक्शन में भी वही काम करते हैं, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसा इसमें किया वैसा इसमें किया, इसमें जोड़ा इसमें घटाएंगे, ठीक है। अभी इस मैट्रिक्स को इसके घटाना है, ठीक है। जैसे ए मैट्रिक्स है, जैसे कि ए मैट्रिक्स है ना, वही वाला मैंने यहाँ ले रखा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, कन्फ्यूज हो जाओगे ज़्यादा लेने से, ठीक है। सिंपल मैंने कर रखा है, यही ए है तो ये लिखा है, ठीक है। माइनस बी कर रहे हैं, इसको हमने घटाया है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल नहीं लिया, इसी को लिया है, सिर्फ यहाँ पे प्लस किया है, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो देखो तो क्या करेंगे, 2 में से क्या करेंगे, 5 को हटाएंगे, वही किए हैं। 3 में से -2 को करेंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, 5 में से 6 को माइनस करेंगे, जो कि हमने किया। 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं, इसमें थोड़ी समझना होगा आपको, ठीक है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है और कोई एक स्केलर है, स्केलर कोई भी नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। एक नंबर है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो एक स्केलर से। तो यहाँ पे आप देखो 3a है ना, 3 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2/5, 3/9, सॉरी बाई मैंने बोल रहा हूँ, 2 5 3 9, इस तरह से है। मल्टीप्लाई करोगे तो पाँच सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो एक बार। 4 नंबर है तो चारों को, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 27, हो गया आंसर, ठीक है। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, कोई भी नंबर है जैसे कि मैट्रिक्स दे रखा है, उसका नेगेटिव करने का मतलब क्या है, सारे नंबर्स को नेगेटिव कर दो, जो पॉजिटिव में वो बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ए में दे रखा है हमारे पास, जो नंबर दे रखा है 5 4 6 3, इस तरह से दे रखा है, ठीक है। इसका नेगेटिव करेंगे, ठीक, क्या होगा, ए का नेगेटिव, ए इक्वल टू इतना है तो नेगेटिव ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा, -a, तो मैं मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस को, मतलब सब में, ठीक है। तो -5 -4 -6 -3 आ जाएगा, ये तो सिंपल था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 2 इंटू एक्स 5 और यहाँ पे 3y, इस तरह से दे रखा है हमारे पास मैट्रिक्स, और ये भी मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। और ये दोनों इक्वल है एक दूसरे का, तो हमें एक्स और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक्स है, y है, दोनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, पहले तो आप लॉन्ग विधि से भी कर सकते हो, मैंने शॉर्ट करा है, क्या किया है। अब हमें पता है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स के स्केलर के साथ, तो कर सकते हैं। 2x 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 22 हो जाएगा, इस तरह से। तो मैंने इस सबको नहीं किया डायरेक्ट, अगर मतलब कि शॉर्ट में जल्दी जल्दी निकालना चाहते हो तो आप इसको कर दो डायरेक्ट। 2x होगा, इसके करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, 4, तो 2x के करस्पॉन्डिंग 4 आएगा। अब 2y के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, 6 आएगा, तो 2y करस्पॉन्डिंग 6, यहाँ से वैल्यू निकल गया x और y का, जो कि आपको आंसर है। अगर समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट आप लॉन्ग विधि से, अगर आप 2 नंबर में आया है, 4 नंबर में, 5 नंबर में आया है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। 2x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 5 दूनी 10, है ना, और यहाँ पे 3 दूनी 6, और यहाँ पे 2y, ठीक है, जो कि ऐसे है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 10 6 6, है ना। अब इसको निकाल लोगे, इसको इसके करस्पॉन्डिंग कर लोगे, तो 2x इज इक्वल टू 4, है ना, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लोगे, और 2y करस्पॉन्डिंग ये, तो 2y इज इक्वल टू 6। तो ये सब, इस सब को मैंने बेकार ही नहीं किया है, यहाँ पे कोई फ़ायदा ही इसका नहीं है जो मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे। सिंपल हमको जरूरत था 2x का और 2y का, जो कि इससे हमें मल्टीप्लाई किया तो आ गया, ठीक है। तो सेम ही तो आया, आप कर लोगे, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 कैन बी मेड विथ नंबर 0 एंड 1। यहाँ पे बोल रहा है कि ऑर्डर 3 होना चाहिए, मतलब 3 गो रो होना चाहिए, 3 गो कॉलम होना चाहिए, ठीक है। और उस हिसाब से कितने अलग अलग मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं अगर हम वहाँ पे नंबर सिर्फ यूज करें 0 और 1 को। तो देखो 0 और 1 को यूज़ करना है। अब 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब 3 गो कॉलम 3 गो रो होना चाहिए, जो कि ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। 3 गो रो 3 गो कॉलम है, तो हर एक जगह पे, हर एक मतलब कि पार्टिकुलर स्थान पे जो भी एलिमेंट के स्थान है, जहाँ पे यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे तो 0 भी मैं रख सकता हूँ, है ना, यहाँ पे 1 भी रख सकता हूँ।
तो यहाँ पे हम 2 बार एक ही चीज़ को रख सकते हैं ना। इन द सेम वे सारे जगहों पे हम 0 और 1 को कितने बार रख सकते हैं, 2 बार रख सकते हैं ना। 2 नंबर है ना, एक 0 और एक है, हर जगह यहाँ पे एक 0 रखे, ठीक है, तो एक कम्बिनेशन बनेगा। 2 एक रखेंगे तो एक कम्बिनेशन बनेगा। तो कितने बार रख सकते हैं, हर एक जगहों पे 2 को, तो कितना जगह है, 9। तो 9 दूनी मतलब कि सारे को हम क्या वो कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, 2 × 2 × 2 × कितनी बार, 9 बार, ठीक है। तो 512 डिफरेंट मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यही इसी को मैंने लिखा है यहाँ पे हिंदी में, ठीक है। 0 और 1 इन दोनों अंकों को यहाँ एक एक बार रखा जा सकता है। इसीलिए कितने बार रखा जा सकता है, 2 बार रख सकते हैं हर एक नंबर को। अगर मान लो कि 3 3 का ही मैट्रिक्स रहता और 3 नंबर दे देता, ठीक है, कितना नंबर देता, 3 नंबर, मतलब कि 0 1 2 दे देता, चाहे तो 1 2 3 देता, 5 6 7 देता, कुछ भी देता, ठीक है। और कहता कि इससे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, 5 6 7 रहता, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, तो यहाँ पे एक बार रख सकते हैं, मान लो कि 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। 5 6 7 अगर नंबर रहता तो ठीक, तो हर जगह पे तो वही बात है कि 3 3 बार रख सकते थे। तो यहाँ पे 3 3 3 3 9 बार इस तरह से मल्टीप्लाई करते तो उसका रिजल्ट कुछ और आता। जैसे कि अगर मान लो कि ऑर्डर ही अगर चेंज करें, तो इसका ऑर्डर चेंज करें, 2 2 का ऑर्डर है, ठीक है, और यही नंबर हमें पुट करना है, ठीक। तो 2 2 का ऑर्डर है, मतलब 2 रो है 2 कॉलम है, और बोले कि 0 1 को पुट करना है, तो हर जगहों पे मतलब कि 2 2 बार पुट कर सकते हैं। यहाँ पे भी 0 और 1, एक बार 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो हर जगहों पे इस तरह से यहाँ पे मान लो 1 पुट कर दिया। तो इस तरह से अलग अलग मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे 2 बार पुट करेंगे, तो यहाँ पे कितने बार टोटल पुट करेंगे, 4 बार, है ना। 4 स्थान है वहाँ पे पुट करेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 16 आ जाएगा, मतलब 16 अलग अलग तरह के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं इससे। अगर 2 3 का ऑर्डर हो रहा तो, जैसे कि 2 रोज है 3 कॉलम है, तो सिंपल है। और अगर नंबर रहे 1 2 3, ठीक है, जैसे कि 0 के 1 के जगह 1 2 3 रहता, तो क्या करते, 2 3 का कॉलम है तो हर जगह पर 3 नंबर मतलब कि जा सकता है। एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, ठीक है। इन द सेम वे हर स्थान पे ऐसे होगा। तो इस तरह से बनेगा 3 × 3 × 3 जितने बार है उतने बार, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 729, मतलब कि मैट्रिक्स इससे बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग दिस नंबर, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन में जरूर आता है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब कि मैट्रिक्स एडिशन या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है कोमोटेटिव लॉ, क्रम विनिमय, मतलब क्रम से जोड़ते हैं, ए प्लस बी जोड़ो या बी प्लस ए जोड़ो बराबर है। देखो मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है, हम देखेंगे आगे। ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है, ठीक। एसोसिएटिव लॉ, जिसमें क्या करता है, मतलब 3 को है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। एगो ए प्लस मान लो बी प्लस सी को कोष्ट में किए, यहाँ पे ए प्लस बी को किए पहले जोड़े, ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास कि ऐसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज फॉलोड हेयर, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कुछ भी जोड़ो वो फर्क उस पर कुछ नहीं पड़ता, जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए, इसमें अगर हम 0 जोड़ें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ए ही आएगा। 0 में ए जोड़ें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ए ही आएगा, मतलब कि सेम जो है वही आएगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स कहने का मतलब है कि अगर हम कोई नंबर को जोड़ रहे हैं और उसका उल्टा वाला जोड़ रहे हैं, इन्वर्स उसका जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा। जैसे कि देखो ए है, इसमें प्लस करेंगे माइनस ए को, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 0, ठीक है। और अगर माइनस ए में हमारे ए को जोड़ रहे हैं तो उसका भी रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस ए इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। देखो ए का एडिटिव इन्वर्स कौन है, -4, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए क्या होगा, -a, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे राम का उल्टा क्या होगा, मरा, इस तरह से राम का उल्टा क्या होगा, मरा। जैसे कि कुछ भी है, अगर एक कलम इस तरह से रखा है, इसका बोलेंगे उल्टा कैसे होगा, तो इसका उल्टा ऐसे होगा, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे ऐसे बताया रहे हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो टूट गया, यहाँ पे माइनस ए है ना, माइनस ए है, वो क्या है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए है। ए का अगर पूछे तुमको कि इसका ए, जैसे कि कोई भी नंबर बोले, बोले कि बी का है, ठीक है, बी का एडिटिव इन्वर्स निकालो, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स बोले तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। अगर एडिटिव इन्वर्स बोले तो मतलब जोड़ने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, बी का माइनस बी हो जाएगा। अगर बी का सिंपली इन्वर्स बोले, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं उसको,
तो बी पर पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, जो कि आगे लगाते हैं, समझना होगा, छोटा सा चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स है, समझ में आ गया होगा आई थिंक ये वाला। ठीक है, कुछ भी सिंपल पूछिए, अगर एक एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स तो -a होगा, -1 एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +a। समझ में आया, बस खत्म। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिक्स का कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है एक्चुअली, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसका ऑर्डर एम एन है और इसका भी ऑर्डर क्या है, एन पी है। तो देखो जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका, जैसे कि पहले का क्या है, ये रो है, ये कॉलम है, तो पहले का कॉलम, ठीक है, और दूसरे का रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तब जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो ऑर्डर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, जो कि बाकी रेस्ट बचे हैं एम इंटू पी आएगा। ठीक है, एम इधर निकला बाहर, इसका जैसे कि दूगो है, इसमें भी दूगो है, तो इधर वाला इसका, इधर वाला इसका। ठीक है, ऐसे याद रखो, इधर वाला इसका, इधर वाला इसका, हट जाए सेम रहेगा तब। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाए, ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी होगा। ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट, जैसे दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स को, तो ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर बन जाएगा एम इंटू पी। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। जो मैंने अभी बताया वो आगे थोड़ा सा और भी समझ में आ जाएगा जब न्यूमेरिकल हम करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं नॉन कोमुटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या कहता है, मतलब जैसे कि हमने कोमुटेटिव लॉ देखा था उसमें एडिशन वाला में, मतलब ए प्लस बी जोड़ो या फिर इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस ए जोड़ो, है ना। ये एडिशन वाले के लिए है ना, ये कॉल है कोमुटेटिव लॉ। तो जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, मतलब ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ऐसा क्यों होता है, मतलब ये नॉन कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने से रिजल्ट ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट वाली चीज़ है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। अब हम आगे बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को, ये क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देखो, जैसे कि ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं समझ लो थोड़ा सा, यहाँ से शायद समझना आपको आसान न लगे उतना, इससे पहले मैं मल्टीप्लाई करने का तरीका इसमें बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मतलब मैंने बताया कि अगर दो नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। ठीक है, जो कि आया है। अब मल्टीप्लाई कैसे किया है, आप भी देख लोगे, ये आप भी समझ जाओगे अगर इसमें समझा देते हैं तो। जैसे कि इसमें देखो समझा देते हैं आपको मल्टीप्लाई करना कैसे दो मैट्रिक्स को। ठीक है, तो देखो, तो ये है, ठीक है, और ये है, दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, एम इंटू एन इंटू जो भी है ऑर्डर सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि सो दैट दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन, हमें शो करना है तो हम कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना आता है तो ठीक, नहीं आता मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सीख लेते हैं, चलिए। तो देखो पहले जो मैट्रिक्स है ना, पहला मैट्रिक्स हो गया, ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया। पहले मैट्रिक्स का हम एक रो को सेलेक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। ठीक है, अब जब इसका इसका पहला डिजिट ये होगा ना, जैसे कि यहाँ से हम शुरू करेंगे, रो यहाँ से शुरू करेंगे, रो का है ना, कॉलम का यहाँ से शुरू करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10 प्लस क्या करेंगे हम, इसमें रो में ये आएगा। ठीक है, फिर इस कॉलम में फिर ये आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3। तो हम +3 तो कर रहे थे बट -3 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 1 तिया 3। ठीक, अब पहले कॉलम का दूसरे, सॉरी पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरे कॉलम, तो जैसे कि देखो 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, लिख दिया, -1 और 4 क्या हो जाएगा, -4 लिख दिया। अब पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो और इसका पहला कॉलम। ठीक, तो 6 दूनी 12। ठीक, और 7 तिया 21 हो गया प्लस में। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ, तो 6 एकम 6, 7 चौ 28 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 7 में 10 में 3 गया 7, 12 21 से 33, 5 में से 4 गया 1, ये हो गया 28 छो 34, ये आ गया आपका। ठीक है,
इन द सेम वे मैंने इधर किया है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, RHS में ये पहला कॉलम है, पहला रो है, इसका पहला रो है, ये कॉलम इसका, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10, 1 × 6 = 6। अब ऐसा नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे फिर इसी को कर रहे हो इससे, ऐसा नहीं होता। इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो इसका मल्टीप्लाई इससे नहीं करोगे, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इससे करने के बाद इसका भाई भाई जो है ई एक बार मल्टीप्लाई करेगा इससे, फिर ये वाला करेगा इससे, ठीक है, ऐसा होता है। तो 1 × 6 ठीक है। अब 2 1 × 2 तो -2, 1 × 7 = 7 हो गया। अब इसका करेंगे इसके साथ, 3 × 5 = 15 और 6 × 24, ठीक है। 3 × 3 माइनस में, ठीक, 4 × 7 = 28 प्लस में। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, जो कि एक दूसरे का इक्वल नहीं है। तो LHS RHS प्रूव हो गया। सेम काम यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया इससे, जैसे कि यहाँ पे क्या करना था, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे बताना था कि नॉन जीरो मैट्रिक्स जो होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नॉन जीरो आए, वो जीरो मैट्रिक्स भी आ सकता है, और इस केस में आया है। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 0 × 1 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 × 1 यहाँ पे भी हालांकि एक्सप्लेन करके किया है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताई है ऐसे करके, ठीक है, जो कि शॉर्ट में थोड़ा सा गए। और इतना ही आपको जाना है, इतना तो आपको करना भी नहीं है, बेकार में इतना हुआ, ठीक है, समझो। तो एक्चुअली 0 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है। और 1 × 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे तो 0 आ गया। अब इसका करेंगे इसके साथ 0 × 3 0, 1 × 0 0। अब इसका करेंगे इसके साथ 0 × 1 0, इसका करेंगे इसके साथ 0 × 4 4 × 0 0, ठीक। सेम वे यहाँ इसको किया गया है 0, तो आ गया 0। अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है। इफ़ ए एक मैट्रिक्स है जिसका कोई ऑर्डर m × p है एंड b जिसका कोई ऑर्डर p × n है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज़, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा। तो इसका ऑर्डर आएगा, मैंने बताया था ना कि इसका इधर वाला और इसका इधर वाला सेम रहना चाहिए, पी पी है, सेम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई करके ये और ये आएगा, ठीक है। तो m × n आने वाला है, तो ए बी का ऑर्डर क्या आने वाला है, m × n आएगा, जो कि आप देख सकते हो, है ना। अगला है, अगर a = इतना है देन a² = व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो I² का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। I² का वैल्यू -1 होता है, और इसको आपको याद रखना है, ठीक है, काम देगा। जैसे कि इसका स्क्वायर करेंगे, a है तो a को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है a को a से। तो इसको मैंने किया है और आपको करना अब आता है कैसे करोगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो पहला रो इसका कॉलम, तो I² और ये 0 0, तो 0 ही रह गया, ठीक है। I² प्लस प्लस ना करते हैं, I² प्लस 0 0, प्लस करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे I² और इसका क्या देखेंगे फिर, ये वाला, है ना, सेकेंड कॉलम। तो I0 0 0 I 0, यहाँ पे हो गया 0। इन द सेम में यहाँ पे करेंगे, ये सेकेंड मतलब रो है और इसका फर्स्ट कॉलम, तो 0 I क्या हो गया, 0। I × 0, I × 0 क्या हो गया, 0, ठीक। अब इसका करेंगे 0 × 0 0 रह गया, है ना। I × I² हो गया। अब चूंकि I² का वैल्यू -1, तो पुट कर दिया हमने -1 0 0, यहाँ पे I² का -1 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ A B C आर द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2:3 4:3 एंड 2:4 × 4 भाई सॉरी देन विच प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन, इनमें से कौन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है। चलो इसको समझाते हैं। देखो ये बी सी सब क्या है, मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 3। अब देखो ऑर्डर में हमें पता होना चाहिए कि पहला का क्या रिप्रेजेंट करता है, रोज़ को, है ना, और ये कॉलम को। मतलब इसमें कितने रोज़ हैं, इसमें 2 रो हैं, है ना, और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम है, मतलब 2 को ऐसे होगा और 3 को कॉलम है, ठीक है। तो ऐसा है इस तरह से, ठीक है। तो कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, BA CA और CB। तो देखो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी, ए का कॉलम और ऑर्डर मतलब रो और ऑर्डर ऐसा है, कॉलम ऐसा है, ठीक है, इसका रो और ऑर्डर। तो देखो इस चीज़ के लिए कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया था अभी ऑर्डर वाले में कि पहले का क्या, ये पहले जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो,
ठीक है, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम सेम होना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होगा। तो ए बी तो नहीं हो सकता, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टर्म, मतलब कि यहाँ पे विस्तार से दिखाया है। ए का 2 3 है, बी का 4 3 है, सी का 2 4 है, ये सब क्या है, ऑर्डर है, ठीक है, ठीक है, ऑर्डर है। और यहाँ पे देखो ए बी को मल्टीप्लाई किया है, तो ए बी, ए का ऑर्डर क्या है, 2 3, और इसका 4 3। तो ये देखो, तो 3 4 अलग अलग है, तो नहीं होगा ये मल्टीप्लाई, ठीक है। इन सेम वे यहाँ पे बी ए का, बी ए, तो 4 3 और 2 3 नहीं होगा। अगर इसका ट्रांसपोज कर देते तो हो जाता। अब ट्रांसपोज क्या है आगे हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो देखो 2 3 यहाँ पे अगर ये इधर रहता तो हो जाता, तो नहीं होगा ये भी। यहाँ पे सेम इसी सी ए का भी ऐसा ही बात है, नहीं होगा। सी बी में देखा जाए तो जैसे कि सी है और बी है, सी और इंटू बी, बी इंटू सी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बी इंटू सी जरूरी नहीं कि हो जाए, ठीक है, नहीं होगा, बी इंटू सी नहीं होगा। जैसे सी इंटू बी हो रहा है तो बी इंटू सी हो जाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जैसे कि सी इंटू बी की, तो सी का क्या है, सी का 2:4, 2 4 है ना, 2 × 4, अब बी का 4 × 3। तो देखो, तो इसका क्या, इसका क्या है, ये हो गया कॉलम, है ना, और इसका रो, है ना, तो इक्वल तो है, सेम है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअली ये मल्टीप्लाई होगा। और इसका क्या ऑर्डर आने वाला है, 2 और 3, 2 × 3 आएगा, ठीक है, जो कि नहीं दिया है, सिर्फ प्रोडक्ट पूछा था कि कौन हो सकता है, तो ये हो सकता है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, अगर ए इज इक्वल टू इस तरह से है, A 1 1 1 1, ये सब क्या है, मैट्रिक्स है, ये सब दे रखा है क्या, एलिमेंट्स, ठीक है। देन A² इज इक्वल टू, A² किसके बराबर है इन सब में, है ना, तो A², तो A² मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है इसी से, है ना, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो मल्टीप्लाई करने आपको आता ही है, पहले रो सेलेक्ट करेंगे और इसका कॉलम, ठीक है। तो 1 × 1, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 × 1 इससे करेंगे, ठीक है, पहला पहला, दूसरा इसका इसका, ठीक है, और इसका इसके करेंगे, ये 1 × 1 यहाँ पे भी आया, 1 × 1, 1 × 1 1 आया, ठीक है। तो कितना आएगा जोड़ोगे, तो 3 आएगा। मतलब ऑब्वियसली सबके साथ तो वही करना है, इसके साथ जो किया इसके साथ मल्टीप्लाई, इससे करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो वही बात, 1 × 1 1 ही आएगा, 1 × 1 1 × 1, तो 3 यहाँ पे भी आएगा। तो हर जगह भी वही आने वाला है, 3 3 3 3 3। इस तरह से क्या आ रहा है कि 3 हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन है ना, 3 कॉमन, हर जगह एक एक बचेगा, और 1 1 1 कल टू क्या होता है, ए है, तो 3A, मतलब 3A होगा, ये वाला रिजल्ट है आपका, ठीक है। आंसर समझ में आया होगा आई थिंक। अब आगे देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब ट्रांसपोज करने का मतलब होता है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना, मतलब रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना। जैसे कि देखो, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड ऑन चेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ गिवन मैट्रिक्स, जो दे रखा है आपको मैट्रिक्स, उसका रो एंड कॉलम चेंज कर देना है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, A इज इक्वल टू ABCDEF है ना, इसमें 2 रो है ना, 3 कॉलम है। तो अब ऐसा करेंगे कि इसमें 2 रो की जगह 3 रो हो जाएगा और 2 कॉलम हो जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा तो कैसे होगा, जैसे कि इसको ए से बोलते हैं, हमको बोलते हैं ए मैट्रिक्स है, तो इसको बोलेंगे A' या फिर AT, ठीक है, ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। तो ABC, इसको ये क्या है, रो, इसको कॉलम बना दो, तो इसको कॉलम बना दो, चलो बना दिया। ABC है तो ABC कॉलम बन गया, DEF रो है तो DEF कॉलम बन गया। अब इसमें देखो तो कितने रोज हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो हो गया, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। देखो तो ये उल्टा हुआ कि नहीं, उल्टा हो गया, ठीक है। मतलब कहना यही है भाई कि रो को कॉलम बना दो, रो को कॉलम बना दो, या फिर कॉलम को रो बना दो, ठीक है। जैसे रो को हमने कॉलम बनाया, ठीक है, रो को हमने कॉलम बनाया, हम ये तो भी बोल सकते हैं कि कॉलम को हमने रो बनाया, है ना, कॉलम को रो बनाया नहीं बनाया। देखो ये कॉलम है ना, कॉलम है, ए डी कॉलम है, इसको रो बनाना है, तो मतलब लंबे लंबे लिखना है, तो AD कॉलम है, तो AD हमने क्या बनाया, रो बना दिया, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। BE कॉलम है तो BE हमने क्या बना दिया, रो बना दिया। CF क्या है, कॉलम है, तो CF हमने रो बना दिया, ये भी बोल सकते हो, डैट इज बोथ आर सही, ठीक है, ऐसे दोनों सही है। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है ऑर्डर, समझ में आया। अब कुछ जो क्वेश्चन देता है जनरलाइज्ड फॉर्म में कुछ इस तरह से देता है, जैसे कि, और देखो IJ भी चेंज होता है, जैसे कि ऑर्डर जो है, जैसे कि B का ऑर्डर क्या था यहाँ पे,
फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। यहाँ पे बी क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मतलब कि सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो दो एक हो गया। यहाँ पे क्या था, एक दो, और यहाँ पे दो एक। तो आई जे का वैल्यू भी तो चेंज हुआ है ना, आई जे का भी वैल्यू, तो ही बोलते हैं जो जनरलाइज्ड फॉर्म है ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्टिकुलर एलिमेंट को। तो ए आई जे है इंटू एम इंटू एन है यहाँ पे, तो आई जे की जगह जे आई हो जाएगा, ठीक है। ये भी चेंज हो जाता है जब ट्रांसपोज करोगे तो, ठीक है। और एम एन तो दिख ही रहा होगा आपको कैसे चेंज होता है, तो एम एन का एन एम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आया। चलो ठीक है, इसको लिखते हैं ऐसे हैं ये टी, ठीक है। ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब कौन कौन ट्रांसपोज हो सकता है। जैसे कि देखो, एक ए डैश है ना, ए डैश, तो ये क्या है, ट्रांसपोज्ड फॉर्म है। अब इसको फिर से एक बार ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अरे भाई, कोई ए लेटर है, एक लेटर ए है, ठीक है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है, उलट गया। कोई खड़ा इससे है, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो उलट गया। एक बार ट्रांसपोज हमने किया एक बार, ठीक है, फिर एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो वही बात है, एक बार ट्रांसपोज किया ए को तो उलट गया, दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो सीधा हो जाएगा, वही बात है। ए को एक बार ट्रांसपोज किया उलट गया, एक बार और करेंगे तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे देखो दूसरी बात है कि कोई अगर कांस्टेंट लगा हो, ठीक है, मान लो 5 है कोई नंबर, ठीक है, 5 है, 5 ए है, तो 5 ए को जब आप ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे 5 ए खाली ट्रांसपोज होगा, ठीक है, मतलब ए उल्टा हो जाएगा खाली। समझ आया, तो यहाँ ए डैश हो जाएगा। समझ में आया, उल्टा होने का मतलब ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर ये सब समझ में आ रहा है ना, कि ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है, जो मैट्रिक्स दे रखा होता है। अब जैसे ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश बी डैश होगा, ए डैश प्लस बी डैश। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि ए और बी का मल्टीप्लाई फॉर्म में यहाँ पे ए बी है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश बी डैश नहीं होगा, बल्कि बी डैश ए डैश होगा, ठीक है। या बी टी ए टी बोलेंगे इसको, ठीक है, ए टी बी टी भी बोल सकते हैं। तो बी टी ए टी होगा ना कि ए टी बी टी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ये। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब जो सिमेट्रिक दे रखा होता है अगर वो बराबर हो जाए उसके ट्रांसपोज से। कोई सिमेट्रिक दे रखा है आपको, कोई मतलब कि मैट्रिक्स दे रखा है, इसको आप ट्रांसपोज करो, मतलब रोज एंड कॉलम को चेंज करोगे, तो चेंज करने के बाद भी वो सेम ही सेम रह जाए तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इसमें 3 4 5, 3 4 5, यहाँ पे दो एक एक साथ इस तरह से नंबर है, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, जैसे कि ये रो है, इसको हम कॉलम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो 3 4 5 है तो हम कॉलम बनाए, 3 4 5 बना दिए कॉलम, ठीक है। ये रो है, कॉलम बना दिए। अभी 4 2 1 है तो हम इसको, रो है तो इसको कॉलम बना दिए, 4 2 1। 5 1 7 है, क्या है, ये रो है, इसको कॉलम बना दिए 5 1 7। लेकिन फिर भी कुछ फर्क पड़ा, देखो तो तीन जहाँ पे सब तो सेम ही ना हो रहा है, तो सेम का सेम रह गया, ये ट्रांसपोज फॉर्म है, टी लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ए जो है नंबर, मतलब जो दे रखा है मैट्रिक्स, वो सेम टू सेम है इसके ट्रांसपोज फॉर्म से। ट्रांसपोज जिसको बोलते हैं, ट्रांसपोज हो गया इसका, है ना, ट्रांसपोज है फिर भी सेम है, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। ये जो है सिमेट्रिक है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, जो ट्रांसपोज फॉर्म है वो एक्चुअल फॉर्म के जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। एक होता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी सिमेट्रिक ही होता है, लेकिन अस्क्यू सिमेट्रिक क्या मतलब है समझो। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। उसे हम अस्क्यू सिमेट्रिक तब बोलते हैं जब इसका ट्रांसपोज फॉर्म उसके ए के बराबर ना होकर उसके नेगेटिव ए के बराबर हो, मतलब जो मैट्रिक्स दे रखा होता है उसका ट्रांसपोज फॉर्म उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो, ठीक है। इसमें क्या था, ट्रांसपोज फॉर्म मैट्रिक्स का मतलब कि मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, है ना, ट्रांसपोज करने के बाद भी बराबर होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसपोज जब आप करोगे तो वो किसके बराबर होता है, उसके नेगेटिव के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स हमने लिया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब कि ऑर्डर चेंज करेंगे, इसका जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे, ये रो है इसको हमने कॉलम बना दिया, ठीक है। ई माइनस ई ज़ीरो जी माइनस ई ज़ीरो जी
-f(g0) -f(g0), ठीक है। इस तरह से हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। कॉलम बनाने के बाद भी क्या होता है कि जब कॉलम बन जाता है ना, तो देखो यहाँ पे बी और ये बी डैश या फिर बी टी, तो क्या हो गया, अब इसका हम अगर नेगेटिव करें तो इक्वल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, है ना। इसको अगर हम नेगेटिव करें तो माइनस जो है तो ये प्लस हो जाएगा, देखो तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस है, प्लस में है तो यहाँ माइनस है, दिखेगा, इक्वल दिखने लगेगा, ठीक है। इक्वल कब होगा, जब इसका नेगेटिव हम करेंगे, तो नेगेटिव करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी तो प्लस है, ठीक है। ये इसका माइनस है तो इसको प्लस करे हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये भी तो ही हो जाएगा, प्लस है, बराबर हो जाएगा। और इसके डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, ठीक है, याद रखना स्क्यू वाले में। ये एक प्लस पॉइंट है आपको याद रखने के लिए, ठीक है, कि डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। और ये इस बात को हमेशा ध्यान रखना, बस ज़्यादा यही समझ में आना चाहिए आपको कि अगर ए डैश इक्वल टू ए है तो ये हो गया सिमेट्रिक, ए डैश इक्वल टू माइनस ए है तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम बात कर देते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में, व्युत्क्रमणीय अपव्यू, ठीक है। इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल तो समझो यहाँ पे क्या है, देखो ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सेम ऑर्डर होना चाहिए, एक्चुअली सेम ऑर्डर तो समझ में आता है नहीं आपको, रोज एंड कॉलम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि सेम रो होना चाहिए, सेम कॉलम होना चाहिए, तो वही तो है सेम ऑर्डर, ठीक है। और वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए और इज इक्वल टू आई होता है, ये आपका कम एकदम ग्रेट रिलेशन है, इसको याद रखना, ठीक है। एक्चुअली है क्या, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है, दो मैट्रिक्स है। अगर ए बी को मल्टीप्लाई करें, ए क्रॉस बी करे तो सेम रिजल्ट आएगा, आता किसके बराबर है, आई के बराबर। अगर बी क्रॉस ए करे फिर भी आई के बराबर आएगा, ठीक है, जो कि वही मैंने लिखा है, ए बी इज इक्वल टू आई होता है और बी ए इज इक्वल टू भी आई होता है, तो ओवरऑल तो सब्जी एक की बराबर है, तो यही तो लिखा है मैंने, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, ए इज इक्वल टू हमने एक और लिया है मैट्रिक्स 2 3 1 2, ठीक है। बी इज इक्वल टू लिखा है 2 -3 -1 और 2, ठीक है। एक्चुअली ये वाला जो है ना, इसका इन्वर्स है ना, इन्वर्स है। इन्वर्स क्या होता है अभी आगे हम देखेंगे अगले पेज पे, ठीक है, कैसे निकालते हैं इन्वर्स ये भी समझ लेंगे, ठीक है। तो देखो ए बी अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। अब मल्टीप्लाई करना आता है, आप देख सकते हो करके, ठीक है। अब करोगे इसको और इसको मल्टीप्लाई तो ये रिजल्ट आएगा। अब अब बी और ए को करोगे मल्टीप्लाई तो भी यही आएगा, ठीक है, सेम आ रहा है। और ये क्या है, ये एक्चुअली आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको याद है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, शुरू में देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, ए इंटू बी और ये बी इंटू ए, दोनों बराबर होता है। और किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो दोनों मैट्रिक्स है वो एक दूसरे का इन्वर्स है, ठीक है। जैसे कि इसका इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स ये है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि b इज इक्वल टू ए, ऐसा नहीं है, ठीक है। b दोनों ए बी बराबर नहीं है, बल्कि b बराबर है किसके, a के इन्वर्स से, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 नंबर है, 2 का इन्वर्स क्या होगा 1/2, ठीक है। अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स होगा, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 2 का इन्वर्स क्या होगा, इस तरह से होगा, मतलब कि 2 पर पावर -1। एक्चुअली ये कैसे हुआ, इसी तरह से आया है ना, 2 का इन्वर्स 1/2 हुआ है ना, 2 का इन्वर्स क्या हुआ 1/2। इसी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/2 को 2 पे पावर -1, है ना, ऊपर जाएगा तो ये तो समझ में आता होगा, बेसिक चीज़ है। वही बात है यहाँ पे कि ए और बी मतलब कि नंबर, इसको एक अलग बोल दिया, ए बी, ये सब थोड़ी है कि 2 और 1/2 बराबर है, नहीं ना। 2 का इन्वर्स 1/2 होता है लेकिन एक दूसरे के बराबर है नहीं है, ये आधा है ये 2 है, इसको नेम कर दिया है, ए है और ये बी है, ठीक है। इस तरह से नेमिंग यहाँ पे दे दिया है ए और बी, ठीक है। और ए बी को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वो क्या होता है, देखो यहाँ पे बोल रहा है बी और इज इक्वल टू A-1 यहाँ पे पावर में, ठीक है। तो बी क्या है, इज इनवर्स ऑफ ए, मतलब बी जो है बराबर है किसके, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए ये होता है, ठीक। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, है ना। तो ए इज यहाँ पे क्या है, ए इज इनवर्स ऑफ बी, इनवर्स ऑफ बी क्या होता है B-1, मतलब बी का इनवर्स ए के बराबर है ना। बी का इन्वर्स अगर उल्टा करें इसका, बी को उल्टा करें मतलब बी जो है ऐसे है ना, बी को उल्टा सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करें यहाँ पे इन्वर्स एक्चुअली तो ऐसे हो जाएगा, है ना।
तो बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल जैसे कि एक है यहाँ पे b इज इक्वल टू 2 - 3 - 1 2 यहाँ से। अब b इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स निकालने का तरीका यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है। इन्वर्स निकालने के लिए सिंपल करो, ये दिस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो माइनस ये कर दो, है ना। तो वही मैंने किया है। यहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक है, 1/2 दूनी 4 माइनस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखा है। और ये हमने लिखा है, ये इसको इन्वर्स रिवर्स करते हैं, ये और ये एक्सचेंज कर देते हैं ना, ये और ये एक्सचेंज हो जाता है 2 2। तो एक्चुअली दिखने में तो एक ही लग रहा है ना, यहाँ पे ए रहता बी रहता, तो ये बी यहाँ चल जाता है, ये यहाँ चला था, ठीक है। एक्सचेंज हुआ है और ये दोनों का साइन चेंज हो जाता है। ये हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू ए आ गया। यहाँ पे फटाफट कुछ सवालों को देख लेते हैं और हम अब ये भी सीख लेंगे कि किस तरह से इन्वर्स निकालते हैं। जैसे कि देखो, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, मतलब दे रखा है मैट्रिक्स फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई। यहाँ पे के का वैल्यू निकालने बोल रहा है आपको, ठीक है। मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है, ए दे रखा है, के निकालने बोल रहा है इसमें से, इस इक्वेशन से, है ना, के है ना, इसका निकालने बोल रहा है। आई क्या है, ये है यूनिटी मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमें पहले निकालना होगा, तो ए स्क्वायर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे खुद से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ही आएगा, ठीक है। आपको ही पता कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। अब देखो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया, ठीक, इज इक्वल टू 8 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ये वाला हमने पुट कर दिया, ठीक है, प्लस के इंटू आई यहाँ पे जो होता है वो क्या है, ये सब जैसा कि ऑर्डर 2 का है, 2 इंटू 2 यहाँ पे भी वही लिया हमने, ठीक है, क्योंकि ये तो ले सकते हैं ना, जी ए 1 1 यहाँ पे भी 1 होता तो यहाँ पे 0 होता और भी, ठीक है। तो जो रहता उस हिसाब से लेते हैं यहाँ पे कौन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा जब सॉल्व करेंगे तो इसको, ठीक है। अब सॉल्व करना आपको आता ही होगा। अब इसको जैसे कि देखो इसके बराबर किया है, ये तो ये मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से तो कुछ इस तरह से होगा, मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा, ठीक है। तो 8 - 8 0 56 7 8 56 इस तरह हो गया, प्लस के इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है। ये भी एक कांस्टेंट है, समझो तो एक कांस्टेंट है, ठीक है एक्चुअली कांस्टेंट ही ना आएगा तो रिजल्ट कांस्टेंट है ये। तो मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे मतलब माइनस करेंगे, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू इसमें जाएगा, इसमें -8 हो जाएगा, ठीक है, -8 -7 आएगा, दिस माइनस दिस 0 ही रहेगा, -8 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, 7 0 आ जाएगा, 56 इधर जाएगा माइनस में, तो 56 माइनस मतलब कि 49 क्या आएगा, -7, ठीक है। के का वैल्यू आ गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एक दूसरे का इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे एलिमेंट, ये इसके एक एलिमेंट कौन कॉरेस्पॉन्डिंग है ये, तो के -7 हो जाएगा। इससे भी देख लो के -7, ठीक है, के का वैल्यू -7 आ गया। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे देखो, ये इफ एफ एक्स इसमें दे रखा है पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 5x + 7। तो फाइंड एफ ए, ठीक है, यहाँ पे एफ ए निकालना हमें, वेन ए इज इक्वल टू दिस, वैल्यू ए का हमें दे रखा है, एफ ए और एफ एक्स कंपेयर करेंगे, ठीक है। एफ एक्स दे रखा है हमें, एफ एक्स इक्वल टू x² - 5x + 7, ठीक है। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, एफ ए इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे एक्स की जगह हमने ए रखा तो एक्स की जगह हर जगह ए रखेंगे, तो a² - 5x की जगह ए + 7। और यहाँ पे याद रखना एक चीज़ कि कुछ नहीं है, कांस्टेंट लास्ट में बच गया, उसमें आइडेंटिटी, ठीक है, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अब देखो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, ए स्क्वायर एक चाहिए, है ना। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे खुद से इसके, तो करेंगे तो कुछ ये आएगा, ठीक है। अब हम इक्वेशन में जाते हैं, तो एफ इज इक्वल टू a² - 5a + 7i, ठीक है। तो a² इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे सिंपल, -5 इंटू ए का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, +7 और आई का जो आइडेंटिटी होता है वो मतलब कि मैट्रिक्स होता है वो पुट कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 0, और 0 आता है जो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसा हमने यहाँ पे घटाया है, जैसे इसमें से घटाएंगे तो ये सेम ही 0 आएगा, इसमें से घटाएंगे ये 0, इसमें से ये घटाएंगे 0, इसमें से ये 0 आएगा। तो इस तरह से ऑर्डर इसका क्या है, 2 × 2 का, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 × 2 होगा। इसीलिए तो मैंने बोला था कि 0 वाला चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द, जैसा कि सम है आपके पास दिया हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा ये देख लो, और एक क्वेश्चन और है जिसमें कि आपको इन्वर्स सिखा देते हैं। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A² इज इक्वल टू ए, अगर ए क्या है मतलब क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कि A² का वैल्यू ए के बराबर है, देन फाइंड i + a का होल क्यूब -7a, ठीक है। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी a + b का होल स्क्वायर नहीं होता है। देखो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला तो आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन कभी भी हम इसमें जो डिटर्मिनेंट होता है ना, डिटर्मिनेंट बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स होता है, उसका कुछ इस तरह से हम नहीं करते हैं ना, नहीं करते, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसका स्क्वायर या क्यूब नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक कोई एक होगा अगर इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो देखो इसमें तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो होगा, तो आई प्लस ए होगा, वरना अगर ए प्लस बी रहता तो नहीं होता, याद रखना, ठीक है। आई प्लस ए है होगा, तो आई प्लस ए का होल क्यू क्या होगा, जैसे ए प्लस बी का होल क्यू पता है आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। तो यही वाला यहाँ पे पुट किया हमने, तो ये फॉर्मूला जो लगाया फॉर्मूला लगा दिया, -7 है। अब आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई लिखा। देखो अब जैसे कि एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर, मतलब कि खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम ही रिजल्ट आता है, कितनों बार भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो इसमें आई क्यू इक्वल टू आई हो गया। अब A3 इज इक्वल टू हमने A2 लिखा, फाइनली A3 इज इक्वल टू ए आने वाला है, क्यों, A3 को ब्रेक किस कर सकते हैं, A2 इंटू ए कर सकते हैं। A2 का वैल्यू कितना दे रखा है A, तो पुट कर दिया। अब यहाँ पे पुट करेंगे ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है ए, फाइनली यहाँ पे ए ही आएगा, ठीक है। अब 3i, तो आई को हटा भी सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लगा भी दिया था स्टार्टिंग में, उस तरह से हटा भी सकते हैं आई को, ठीक है, हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाते भी हैं और हटा भी देते हैं। समझ में आया, सोल्व करेंगे इस तरह से आ जाएगा। और जब फाइनली आप सोल्व करोगे तो आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, इतना सोल्व आप कर सकते हो आराम से। ए 3 7 3 3 6 1 7 जोड़े हुए, तो ये -7 एक कट जाएगा, कुछ आई आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। और आप इसमें आप समझ लोगे कि मैट्रिक्स इन्वर्स क्या होता है, ठीक है। जैसे कि देखो एक चीज़ समझ लो, यहाँ एक क्वेश्चन और भी है, इफ़ ए इज़ ए एम इंटू एन मैट्रिक्स देन ए डैश इज व्हाट। तो ए है सिंपल, ठीक है, और एम एन मैट्रिक्स है, मतलब इसका ऑर्डर एम एन है, एम इंटू एन। तो ए जब आप ट्रांसपोज कर दोगे तो उसका ऑर्डर भी तो चेंज हो जाता है ना, तो एन इंटू एम होगा, तो ये तो सिंपल है एकदम, है ना। अगला है देखो इन्वर्स निकालने बोल रहा है, इन्वर्स ऑफ दिस। तो इन्वर्स के लिए समझ लो, जैसे कि एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू दे रखा है ए बी सी डी, इसमें है इस तरह से एलिमेंट्स, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो ए इन्वर्स, ठीक है, ए इन्वर्स ऐसे बोलते हैं, ए इन्वर्स, ठीक है। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू होगा 1 जो ये दे रखा है ना ए डी, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा माइनस सी डी, है ना, 1/AD माइनस बी सी, ठीक है, बी सी ए डी माइनस बी सी, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, इनटू यहाँ पे जो दे रखा है एकदम, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल ये दोनों को एक्सचेंज कर दो, ए की जगह डी आ जाएगा, डी की जगह ए आ जाएगा, ये दोनों को एक्सचेंज कर दो, तो डी ए एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे ए की जगह डी आ गया, डी की जगह ए आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करो, इन दोनों का साइन चेंज कर दो, यहाँ पे बी प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, सी माइनस प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, ठीक है, निकल गया। सेम फॉर यह चीज़ यहाँ पे लगाना, जैसे कि इन्वर्स ऑफ इसका बोल रहा है 4 को हमारे पास क्या दे रखा है, एलिमेंट है, ठीक है। तो 1 क्या करेंगे, 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा है, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, साइन थीटा यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस साइन थीटा स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, पहले को माइनस कर लगाइए करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, जो कि 1 आ गया, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिखना नहीं चाहिए यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे देखो फिर इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पता है ये दोनों को एक्सचेंज करते हैं, कॉस थीटा को एक्सचेंज करोगे तो क्या होगा, दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइन थीटा का, यहाँ इन दोनों का वैल्यू साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ माइनस में है तो प्लस में कर दिए, यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में कर दिए, निकल गया, यही तो आपका रिजल्ट है फाइनली, ठीक है, हो गया, दैट्स इट। होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह के जो भी वीडियोज़ हैं आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, और पूरे डिटेल्स के साथ। आप देख पा रहे हो कि कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है, सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है।